So hello students, welcome back. So इस लेक्चर में we'll be taking our discussion of determinants forward. Now पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स की वेरियस प्रॉपर्टीज जिसमें हमने टोटल मिला के 7 प्रॉपर्टीज को पढ़ा था. So इस लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड एंड डिटर्मिनेंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे एट द स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर. एंड गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एंड we'll be also seeing some more outcomes or properties related to determinants. तो जो 7 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उनमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी थी, इफ यू रिमेंबर, वो समथिंग लाइक दैट्स कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर दो तो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड. देन वी हैड सीन कि अगर दो रोज या दो कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस बट द मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम, है ना. अगर दो रोज को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन लग जाएगा. द थर्ड प्रॉपर्टी दैट वी हैड सीन was the property in which we had seen कि अगर किसी एक पूरे रो में या किसी एक कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं then the value of the determinant is zero, है ना. The fourth property that we saw was the multiplication of a determinant by a scalar. तो अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी से डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हो तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होती है, अनलाइक इन मैट्राइसेस. देन वी हैड सीन कि अगर, है ना, हाउ टू स्प्लिट टू मैट्राइसेस along one row or one column if each of the elements can be written as a sum of two terms. Then towards the end we had seen कि कैसे रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पे जहाँ पे one of the rows can be written as a sum of that row and a scalar multiple of the other row, the value of the determinant remains unchanged. So these were the quick revision of the property that we had seen in the previous lecture. अब इस लेक्चर में हम लोग उन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जैसे मैंने कहा एट द स्टार्ट, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड हम टुवर्ड्स द एंड ऐसे कुछ और आउटकम्स को देखेंगे दैट वी नीड टू नो टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ डिटर्मिनेंट इन अ मच मोर फास्टर वे. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. रिमेंबर, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैं भी पिक कर रहा हूं या तो वो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होंगे या फिर देयर बी क्वेश्चन जिनमें प्रॉपर्टीज के साथ साथ आपको एक्सपेंशन की जरूरत भी लग सकती है. तो लुक केयरफुली एंड ऑब्जर्व एंड हैव ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन योर नोट्स, क्योंकि इन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको एक अच्छा खासा एक्सपोजर बन जाएगा ऑन द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कम इन एग्जामिनेशंस एंड दे आर वेरी पॉपुलर इन बोथ एकेडमिक एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं वो है प्रूव दैट, यू हैव टू प्रूव दैट a minus b minus c 2a, this is a, 2b, b minus c minus a, 2b, 2c, 2c, c minus a minus b. ये जो 3 into 3 का डिटर्मिनेंट है आपको ये प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो a प्लस b प्लस c का होल क्यूब के बराबर है. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू प्रूव. अब इस प्रूफ को करने के लिए एक तरीका तो यह है कि हम बिना किसी प्रॉपर्टीज को लगाए लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटर्मिनेंट है उसको एक्सपैंड कर दें अलोंग एनी वन रो और एनी वन कॉलम. हमने माइनर और कोफैक्टर्स भी देख रखे हैं पिछले लेक्चर्स में. तो हमें मालूम है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है अलोंग एनी रो और कॉलम, वी फाइंड द सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग find the sum of the product of the corresponding elements with their cofactors of any row or any column. पर वो चीज हमारा लास्ट रिसोर्ट होता है, हम वो चीज हमेशा नहीं लगाते. हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज लगाकर डिटर्मिनेंट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज द करंट फॉर्म में तो अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो इट वुड बी लीड टू मैसिव कैलकुलेशंस और फिर सिंप्लीफाई करके आपको a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लाना है. तो हम इसके अंदर सबसे पहले प्रॉपर्टीज लगाने की कोशिश करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड. अब बताइए, आपको राइट हैंड साइड पे a प्लस बी प्लस सी चाहिए. जो राइट हैंड साइड पे उस पर नजर रखो और बताओ कि ऐसा मैं क्या करूं कि इस डिटर्मिनेंट में कहीं a प्लस बी प्लस सी आ जाए और डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज भी ना हो. प्रॉपर्टीज को याद करो. सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और बहुत ही पॉपुलरली यूज्ड, है ना, ऐसी जगहों पे बहुत यूज होती है इस तरह की प्रॉपर्टीज कि इफ वन ऑफ द रोज में दैट रो एंड द स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर रोज आर एडेड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज. जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी उसको यूज करते हैं हम लोग, 7th प्रॉपर्टी. तो आप देख सकते हो अगर मैं रो 1 को लिख दूं, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो रो 1 के अंदर मैंने रो 2 और रो 3 का, है ना, स्केलर मल्टीपल 1 ऐड कर दिया ना. रो 2 और रो 3 के कोएफिशिएंट्स 1 है. अब इसको ये स्टेप मुझे क्लिक कैसे हुआ ये आप समझिएगा, क्योंकि मैं साफ साफ देख रहा हूं कि अगर a माइनस बी प्लस सी, अगर आप पहली रो को देखो और सबके पहले एलिमेंट्स को देखो, अगर a माइनस बी माइनस सी में मैं 2b ऐड कर दूंगा तो माइनस बी प्लस 2b वुड बी प्लस बी, और इस तरह माइनस सी प्लस 2c वुड बी प्लस सी, और मेरे पास a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा. तो मैं ऑब्जेक्टिव अपने राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ूंगा. इज दैट क्लियर? तो जब मैं ये रो ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो अकॉर्डिंग टू द 7th प्रॉपर्टी विच स्टेट्स
कि किसी रो में किसी दूसरे रो के स्केलर मल्टीपल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता डिटरमिनेंट की वैल्यू पे, तो द डिटरमिनेंट द लेफ्ट हैंड साइड वुड रिमेन सेम, तो द लेफ्ट हैंड साइड वुड बी इक्वल टू, जब तुम ऐड करोगे फर्स्ट रो में रो 2 और रो 3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो तो यूल गेट a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b, है ना। मैं एक बार अच्छी तरह करके दिखा देता हूं, बाकी फिर हम इसको मनी मन में कर लेंगे। a माइनस बी माइनस सी पहला एलिमेंट था, फिर प्लस 2b प्लस 2c, तो बताइए क्या आएगा, माइनस बी प्लस 2b वुड बी प्लस बी एंड माइनस सी प्लस 2c वुड बी प्लस सी। तो आप देख सकते हो रो 1 का पहला एलिमेंट हो गया आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन a प्लस बी प्लस सी। लेट अस डू द सेम चीज यहां पर, जब यहां करोगे तो आप देख सकते हो यू विल गेट 2a और माइनस a प्लस a हो जाएगा और माइनस सी प्लस 2c वुड बी c, तो ये भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी और सिमिलरली ये भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। एंड ऑब्वियसली द सेकेंड रो एंड द थर्ड रो वुड रिमेन एज इट इज बिकॉज उसके अंदर तो हमने कुछ किया नहीं। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी हैव डन। अब बताइए इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको क्या दिख रहा है? यू कैन वेरी वेल सी दैट इन सारे फर्स्ट रो में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, है ना। फर्स्ट रो में से a प्लस बी प्लस सी आपने स्केलर क्वांटिटी कॉमन निकाल ली, तो जब इसने आपने इस क्वांटिटी को कॉमन निकाल लिया तो पहला रो बन जाएगा 1 1 1, सेकेंड रो बन जाएगा 2b, b माइनस सी माइनस a 2b, है ना। देन यू हैव 2c, 2c, c माइनस a माइनस b, है ना। तो प्लीज राइट टिल हियर। तो एटलीस्ट एक फायदा तो हो गया कि हमें राइट हैंड साइड पे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहिए था, कम से कम a प्लस बी प्लस सी तो आ गया। और एक्सपैंड करना भी मच मोर इजियर होगा अगर अभी करें, पर अभी भी नहीं करेंगे। हम अभी भी कोशिश करेंगे कि हम प्रॉपर्टीज लाने की, है ना, प्रॉपर्टीज लगाने की कोशिश करें। बट यू वुड सी कि अब मैं जितनी भी प्रॉपर्टी लगाऊंगा दिस वुड नॉट रिजल्ट इनटू समथिंग जो कि a प्लस बी प्लस सी दे। तो पहली जो प्रॉपर्टी आपको लगाई वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे हमने कम से कम a प्लस बी प्लस सी एक तो निकाल लिया। अब आप ध्यान सुनिएगा, अब हम एक्सपैंड करेंगे इसके बाद। आई एम इरेजिंग दिस स्टेप। तो दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड नाउ। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को इवैल्यूएट करके यहां तक ले आया हूं। दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड। अब एक a प्लस बी प्लस सी तो बाहर आ गया। अब मैं कितनी भी कोशिश करूं, मुझे 2 a प्लस बी प्लस सी और चाहिए तभी कि क्यूब आएगा। अब मैं कितनी भी प्रॉपर्टी लगाऊं यू कांट गेट a प्लस बी प्लस सी, चाहे रोज को किसी भी 2 रोज को ऐड करो या 3 रोज को ऐड करो या कॉलम्स को ऐड करो, यू वुड नॉट बी गेटिंग। तो अब आप एक्सपेंशन करने का के बिना और कोई चारा नहीं है, हमें एक्सपैंड करना ही पड़ेगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि एक्सपैंड करने का हमने डिसीजन ले लिया तो हम एक्सपैंड अभी कर डालेंगे, नहीं। क्योंकि अगर अभी आप एक्सपैंड करोगे तो आपको मालूम है अलोंग द फर्स्ट रो अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो होगा 1 इंटू इट्स कोफैक्टर प्लस दिस 1 इंटू इट्स कोफैक्टर प्लस 1 इंटू दिस कोफैक्टर। तो एक्सपेंशन में भी हम स्मार्टनेस दिखाते हैं। लिख लें अपने नोट्स में, बिफोर एक्सपैंडिंग ट्राई टू मेक एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम। अगर 3x3 का हमारे पास डिटरमिनेंट है तो किसी भी एक रो में 2 एलिमेंट्स को जीरो बनाने की कोशिश करो या कॉलम में 2 जीरोस लाने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी कोशिश करूंगा कि ये जो 1 है विच इज नाउ इन कॉलम 2 का पहला एलिमेंट है, कॉलम 2 का पहला एलिमेंट है 1, इसको जीरो बनाने की कोशिश करता हूं। और इसी तरह से ये जो 1 है जो कॉलम 3 का पहला एलिमेंट है उसको भी जीरो बनाने की कोशिश करता हूं। उससे फायदा क्या होगा, उससे मेरा एक्सपेंशन ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस हिसाब से 1 0 0 आ जाएगा और जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो मुझे सिर्फ 1 इंटू इट्स कोफैक्टर करना पड़ेगा क्योंकि बाकी एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तो ये चीज जब मैं अब अगला स्टेप करने वाला हूं इससे और क्लियर हो जाएगा। पर रिमेंबर दिस कि प्रॉपर्टीज लगाकर तो हम सिंप्लीफाई करेंगे ही करेंगे, पर अगर अब मुझे और कोई चारा ना दिखे, प्रॉपर्टीज लगाने से और सिंप्लीफिकेशन ना हो रहा हो और मुझे एक्सपेंशन करना ही हो, तो एक्सपेंशन करने से पहले भी मैं कोशिश करूंगा कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में जितने पॉसिबल जीरोस हों उतने ला पाऊं। अब अगर सारे ही जीरो हो जाएंगे तब तो वैसे ही डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स वुड बिकम जीरो इन अ रो। तो तीनों जीरो तो होने नहीं वाले, या अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर तीनों जीरोस नहीं होंगे एलिमेंट तो कम से कम 2 तो कोशिश करूं, और अगर 2 भी ना हो पाए तो फिर 1 कोशिश करूंगा। तो आप देख सकते हो मैं साइमल्टेनियसली यहां पर 2 चीजें करने वाला हूं। ये जो कॉलम 2 है उसमें कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करने वाला हूं। पहली बात तो ये करने वाला हूं। इससे फायदा क्या होगा, जैसे ही कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस करूंगा तो आप देख सकते हो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो कम से कम इस रो का पहला एलिमेंट जीरो हो जाएगा। अब मैं इसको भी जीरो चाहता हूं तो उसके बाद मैं फिर ये करूंगा, कॉलम 3 को लिख दूंगा कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ये 2 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस आपको मालूम ही है कि अगर एक कॉलम में दूसरे कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, स्केलर मल्टीपल को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, देयरफॉर दिस वुड बी इक्वल टू, ध्यान से दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी। ये तो कॉमन आया हुआ था बाहर। पहली रो तो पहला कॉलम तो एज इट इज रहा क्योंकि पहले कॉलम में तो आपने चेंज किया नहीं, 1 2b और 2c। अब
सबसे पहले कॉलम 2 में करते हैं चेंज। व्हाट इज कॉलम 2? दिस इज कॉलम 2। इसमें कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी माइनस ए में माइनस 2 भी करोगे, बी माइनस सी माइनस ए में माइनस 2 भी करोगे तो आप देख सकते हो दिस इज माइनस ए माइनस सी माइनस बी, क्योंकि बी यहां पॉजिटिव था और माइनस 2 भी करने में माइनस भी आ जाएगा। और सिमिलरली 2c में से 2c सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एलिमेंट तो जीरो हो गया। ये तो बहुत अच्छी चीज है। हम तो उसे ऊपर 2 जीरोज लाने वाले थे, जितने जीरोज आएंगे उतना एक्सपेंशन करना आसान हो जाएगा। दिस इज दी टारगेट। डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन करने से पहले जितने जीरोज होंगे एलिमेंट्स उतना एक्सपेंशन करना इजी हो जाएगा। तो आपने कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आप साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में कॉलम 3 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। कॉलम 1 तो एज इट इज है, तो इसको आप 2 स्टेप्स में कर सकते हो, एक ही स्टेप में कर सकते हो। अब ये जो कॉलम 3 है यहां से आप कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप देख सकते हो 1 माइनस 1 वुड अगेन बी 0, 2b माइनस 2b वुड अगेन बी 0। सो कॉलम 3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से आप कॉलम 1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर रहे हो? सब्ट्रैक्ट। बताओ c माइनस ए माइनस बी माइनस 2c है ना, c माइनस ए माइनस बी माइनस 2c, तो माइनस ए माइनस बी और c में माइनस 2c करोगे तो माइनस c हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस c। अब एक चीज आपको दिख रही है कि आपने बाहर a प्लस बी प्लस सी एक ही निकाला है बाहर अभी कॉमन, जबकि आपको फाइनली चाहिए 3। तो जितने a प्लस बी प्लस सी आपको दिखें कोशिश करो उनको बाहर निकालने की। तो लेट अस सी हम क्या कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो माइनस ए माइनस सी माइनस बी का ऑर्डर चेंज कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अंदर में से माइनस साइन कॉमन निकाल लूं तो अंदर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे माइनस साइन कॉमन निकाल लूं तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब देखिएगा है ना, हमने कोशिश तो ये थी कि एक्सपेंशन करने से पहले मैक्सिमम जीरोज आ जाएं, पर एक चीज आप देखो कि आप देख सकते हो इस पूरे कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। इस पूरे कॉलम में से इनफैक्ट माइनस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो में से तो कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? तो इन सारे टर्म्स में से क्या कॉमन निकल सकता है? माइनस ए प्लस बी प्लस सी। और यहां से भी क्या कॉमन निकलेगा? थर्ड कॉलम में से भी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि बाकी 2 टर्म्स तो जीरो हैं, तो जीरो में से तो कुछ भी कॉमन निकाल लो। तो पहले से एक ए प्लस बी प्लस सी था, फिर एक माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाहर आया तो उसका माइनस, और फिर होल स्क्वायर हो गया क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी एक ऑलरेडी था, एक और आया तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा और उसका माइनस मैंने यहां लिख दिया माइनस। फिर थर्ड कॉलम में से भी आपने माइनस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला। याद होगा डिटरमिनेंट में से जब स्केलर क्वांटिटी निकलती है कॉमन तो या तो एक कॉलम में से निकलती है या एक रो में से निकलती है। तो पहले हमने सेकंड कॉलम में से माइनस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला, फिर थर्ड कॉलम में से निकाल रहे हैं, उसका माइनस आया तो उसने बाहर वाले माइनस को प्लस बना दिया और एक और ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो गया। यू कैन सी वी हैव ऑलमोस्ट रीच द राइट हैंड साइड, पर अभी डिटरमिनेंट तो बचा हुआ है। बताओ डिटरमिनेंट क्या होगा? पहला कॉलम तो एज इट इज है 1 2b 2c 0 1 0। बताओ ये 1 क्यों हो गया? क्योंकि इसको आपने कॉमन निकाल लिया। और याद रखना जीरो में से कुछ भी आप कॉमन निकाल सकते हो, है ना, 0 0, और ये भी क्या हो गया 1। नाउ द एक्सपेंशन हैज बिकम सो इजी। ये जो बचा हुआ डिटरमिनेंट है इसको हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर देते हैं, और फर्स्ट रो के अंदर आप देख सकते हो 2 एलिमेंट्स तो ऑलरेडी जीरो हैं। तो जब हम किसी रो के अलोंग एक्सपैंड करते हैं तो वी फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विद देयर कोफैक्टर। तो ये दोनों तो जीरो हैं तो इनसे मल्टीप्लाई करके कोई फायदा ही नहीं है। तो बताओ 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 के कोफैक्टर से। तो दिस वुड बी व्हाट? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इंटू 1 इंटू, और इसका कोफैक्टर होगा 1 0 0 1। ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, इसको एक्सपैंड करते हैं। 1 इंटू 1 इज 1, माइनस 0 इज 0, तो ये भी 1 हो जाएगा। एंड यू कैन सी यू हैव गॉट व्हाट वी वांटेड टू प्रूव, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज राइट हैंड साइड। तो जो पहला क्वेश्चन है इसने आपको ये बताया है कि कैसे प्रॉपर्टीज को तो हम यूज करते ही हैं, प्लस अगर किसी मौके पे हमें अब एक्सपेंशन करना ही पड़ जाए, प्रॉपर्टीज नहीं दिख रही थी जहां पे, ऐसे यहां नहीं लग रही थी कोई प्रॉपर्टी, कोई ऐसा स्टेप नहीं हमें क्लिक कर रहा था, तो हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जीरोस लाने की कोशिश करेंगे, या तो किसी एक रो में या फिर किसी कॉलम में। तो देखो 2 जीरोस तो हम ले ही आए थे और इस प्रोसेस में लकीली हमें 2 जीरोस और मिल गए थे, तो हमारी कैलकुलेशन और आसान हो गई। और एक और चीज जिस कारण से मैंने इस क्वेश्चन को निकाला, पिक किया एज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, वाज बिकॉज कि मैं चाह रहा था कि आपको ये भी समझ में आ जाए कि किसी कॉलम में से आप जब कांस्टेंट निकालते हो कॉमन, किसी स्केलर क्वांटिटी को कॉमन निकालते हो, तो अगर वो एलिमेंट जीरो तो जीरो में से कुछ भी कॉमन निकल सकता है। इज दैट क्लियर? लेट अस जस्ट टेक वन मोर क्वेश्चन विच इज अगेन ऑन द सिमिलर लाइंस, है ना, जैसा अभी हमने ये क्वेश्चन किया वैसे ही है वो भी। एंड यू वुड सी that why this particular topic is very popular in examinations, both academic as well as competition,
क्योंकि इस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। आज का पूरा लेक्चर हम ये वाला लेक्चर डिवोट कर देंगे ओनली ऑन सीइंग क्वेश्चंस जो कि प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होंगे। सो अगला क्वेश्चन है ना सिंप्लीफाई। तो पिछली बार प्रूव दैट क्वेश्चन आया था, इस बार सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या? a प्लस बी प्लस एन सी, एन को मैंने जानबूझ के थोड़ा स्टाइलिश सा बनाया सो दैट वी डिस्टिंग्विश इट। n माइनस वन ए, n माइनस वन बी, है ना। सेकेंड रो है n माइनस वन सी, b प्लस सी प्लस एन ए, n माइनस वन बी, and then you have n minus 1 c, n minus 1 a, and this is b here, and c plus a plus nb। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके आपको बताना है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो सबसे पहले लेट अस सी कि क्या कुछ रोज या कुछ कॉलम्स को ऐड करके कुछ ऐसा आ जाए यूनिक सा कॉमन सा जो कॉमन आ जाए, जैसा पिछले क्वेश्चन में हुआ था a प्लस बी प्लस सी हो गया था। अब आप देखो यहां पर भी एकदम से आप जब इस अंदाज से इस क्वेश्चन को देखना शुरू करोगे तो यू वुड रियलाइज कि अगर मैं रो वन के पहले एलिमेंट को देखो, रो वन में रो टू और रो थ्री को ऐड कर दूं, है ना। लुक क्लोजली, आई एम अबाउट टू डू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। रो वन में रो टू और रो थ्री के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने वाला हूं। तो देखो क्या होगा, यहां पर ए है ना, यहां पर ए है। इनफैक्ट व्हाट आई कैन डू इज दैट यूं ऐड करने पे फायदा होगा कि एनसी में एनसी ऐड हो जाएगा, एनसी में एनसी ऐड होगा, 3 एनसी हो जाएगा माइनस 3। इनफैक्ट व्हाट विल डू इज दैट रादर देन डूइंग दिस, हम ये करते हैं कॉलम 1 में, है ना, कॉलम 1 में आप कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करो। दिस वुड लीड टू अ मच बेटर रिजल्ट। देखना क्यों, अब कॉलम 1 को ध्यान से देखो, दिस इज योर कॉलम 1। कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 और कॉलम 3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैं ऐड करूंगा। देखना मेरे को क्यों क्लिक किया ये चीज। a प्लस बी प्लस एनसी है, जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, यहां से आएगा na माइनस ए, तो माइनस ए प्लस ए 0 हो जाएगा। यहां से क्या आएगा nb माइनस बी, तो माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा। और बचेगा क्या इन तीनों के एडिशन होने पे, nc यहां से, na यहां से और nb वहां से, तो n कॉमन आ जाएगा, n इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। देखो n इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा जब हम कॉलम 1 के एलिमेंट्स में कॉलम 2 और कॉलम 3 के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। और ऐसा हमेशा होगा, देखना देखो यहां भी ये चीज हो रही है। यहां से आएगा nc माइनस सी प्लस सी 0 हो जाएगा, b और माइनस बी यहां से 0 हो जाएगा, यहां से आएगा nb, यहां से आएगा na और यहां से आएगा nc। तो व्हाट विल डू इज दैट व्हेन आई विल अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन, व्हिच वन, कॉलम 1 में मैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करूंगा, तो फर्स्ट कॉलम में कॉलम 2 और कॉलम 3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। और देखते हैं हमें क्या मिलेगा, विल गेट n इंटू ए प्लस बी प्लस सी। आप अपने नोट्स में स्लो मोशन में कर लेना, एक एक को आराम से कर लेना, पर दीज स्टेप शुड कम वेरी ऑर्गेनिकली टू यू, है ना। एकदम से धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो आपको एकदम से क्लिक होने लग जाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस पे एक्सपोजर होगा दिस वुड बिकम वेरी इजी टू यू। बताओ सेकंड कॉलम में तो एज इट इज है, तो दैट इज n माइनस वन इंटू ए, है ना, b प्लस सी प्लस एन ए, एंड दिस इज n माइनस वन इंटू ए। थर्ड कॉलम क्या है, n माइनस वन इंटू बी, n माइनस वन इंटू बी, एंड c प्लस a प्लस एन बी। सो दिस इज व्हाट विल गेट। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो पहला कॉलम है उसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा। फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम यू कैन पिक आउट n इंटू, मैं यहां लिख देता हूं, फ्रॉम हियर वी कैन पिक आउट n इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन। और जैसे ही कॉमन निकालूंगा तो व्हाट विल गेट, पहला कॉलम तो 1 1 1 हो जाएगा। और ये अच्छी चीज है क्योंकि अगर एक कॉलम में सारे एलिमेंट्स 1 1 1 हो गए तो अगर मुझे कोई और प्रॉपर्टी नहीं क्लिक करेगी तो आई नो व्हाट टू डू। मैं इन वंस को यूज करके दो वंस को 0 बना लूंगा बिफोर आई एक्सपैंड इट। बताइए अगला कॉलम क्या होगा, एज इट इज n माइनस वन ए, बी प्लस सी प्लस एन ए, n माइनस वन ए, n माइनस वन बी, n माइनस वन बी, एंड c प्लस ए प्लस एन बी, है ना। इसको मैं थोड़ा और अरेंज कर देता हूं, a प्लस सी प्लस एन बी। इज दैट क्लियर? सो दिस इज समथिंग जो कि आपने पहले स्टेप में करना था। सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, 2 3 1 आ चुके हैं। अब इसके आगे में और कोई प्रॉपर्टी आप सोचें, यू कैन पॉज द लेक्चर एंड स्टार्ट टू थिंक, बट आप रियलाइज करोगे कि हमें जिस तरह ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी बाहर कॉमन निकली है, हम कोई और भी ऑल्टरेशन करें, रो 1 में रो 2 ऐड कर दें या रो 3 को ऐड कर दें, कॉलम 1 या कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दें, कुछ इस तरह सा कॉमन निकलता हुआ नजर नहीं आएगा, है ना। क्योंकि अगर मैं कॉलम्स को ऐड करूंगा तो यहाँ पर देखो ए और बी का कंपोजिशन थोड़ा अलग सा होगा, यहाँ पर सेकेंड कॉलम में अलग सा कंपोजिशन होगा। तो अब हम अपने सीधे, है ना,
उस मंत्रा को लगाते हैं कि मैं एक्सपैंड कर देता हूं, पर एक्सपैंड करने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि दो चीजें जीरो हो जाएं। तो बताओ क्या करूं, इस वन को कैसे जीरो बना सकता हूं, ऊपर वाले वन को यूज करके। तो इसके अंदर मैं दो ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ लगाने वाला हूं। रो टू को लिखूंगा रो टू माइनस रो वन, एंड साइमल्टेनियसली रो थ्री को लिख सकता हूं रो थ्री माइनस रो वन। एक ही साथ दोनों क्यों कर सकता हूं, क्योंकि रो वन को तो मैं चेंज कर नहीं रहा हूं। सो रो टू में से रो वन माइनस करूंगा और रो थ्री में से रो वन माइनस करूंगा, तो क्योंकि जो चीज मैं माइनस कर रहा हूं वो तो चेंज हो नहीं रही, रो वन तो माइनस हो चेंज ही नहीं हो रही, तो इसे एक ही स्टेप में दोनों को कर सकते हैं। हाँ, अगर आप रो वन को चेंज कर रहे होते और फिर रो वन को किसी और में से सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो वो नहीं कर सकते थे आप, बिकॉज वी आर चेंजिंग रो टू एंड रो थ्री इन सिंगल स्टेप यूजिंग रो वन, है ना। तो बताओ क्या आएगा, इससे क्या आएगा, डूइंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन द डिटरमिनेंट वुड मेन सेम, तो n इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये तो था ही पहले से, ये पहला रो तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें तो कोई चेंज आया नहीं। अब बहुत ही आराम से लेट अस डू, रो टू में से रो वन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, रो टू में से रो वन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वन माइनस वन वुड बी जीरो, यही हम चाहते थे। और देखो यहां पे भी दिस माइनस दिस इज जीरो। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बी प्लस सी प्लस एन ए में से माइनस करना है एन ए माइनस ए, माइनस करना है, तो यू कैन सी यू विल गेट ए प्लस बी प्लस सी। नोट्स में कर लेना, मैं यहाँ साइड में करके दिखा देता हूँ। बी प्लस सी प्लस एन ए में से माइनस किया हमने एन माइनस वन ए, तो दिस इज बी प्लस सी प्लस एन ए माइनस एन ए प्लस ए, दिस वुड गेट कैंसिल एंड गेट ए प्लस बी प्लस सी, जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर रो थ्री में से रो थ्री माइनस रो वन करना है, रो थ्री में से रो थ्री माइनस रो वन करना है, तो वन माइनस वन वुड बी जीरो, दिस माइनस दिस वुड बी जीरो, एंड ए प्लस सी प्लस एन बी में से एन माइनस वन बी सब्ट्रैक्ट करोगे तो एन बी कैंसिल हो जाएगा और ये दिस वुड ऑल्सो सिंप्लीफाई टू गेट ए प्लस बी प्लस सी। इज इट क्लियर? सो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन दैट वी हैव गॉट एंड वी आर लकी इनफ कि हमारे पास मैक्सिमम जीरोस आ गए, कम से कम दो कॉलम्स में तो जीरो आ गए। पर बिफोर आई डू द सिंप्लीफिकेशन, आप देख सकते हो सेकंड रो है, सेकंड रो उसमें दो जीरोस हैं और एक ही a प्लस बी प्लस सी है, तो इसे कॉमन निकाल सकता हूं फ्रॉम द सेकंड रो। आई एम अबाउट टू टेक आउट कॉमन अ स्केलर a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि जीरो में से तो कुछ भी कॉमन निकल सकता है। और इसी तरह थर्ड रो में से क्या कॉमन निकालने वाला हूं, हर एक एलिमेंट में से a प्लस बी प्लस सी, तो कितने a प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएंगे, दो, पहले रो में सेकंड रो में से और थर्ड रो में से, और एक a प्लस बी प्लस सी बाहर था ऑलरेडी, तो दिस इज n प्लस a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। और बचेगा क्या, 1 n माइनस वन a n माइनस वन बी, 0 1 0 0 0 1। अब आप फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर दो, फर्स्ट कॉलम के अलोंग इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर दो, होगा क्या, 1 इंटू इट्स कोफैक्टर होगा और 0 इंटू इट्स कोफैक्टर वुड बी 0 एंड 0 इंटू इट्स कोफैक्टर वुड बी 0, तो सिर्फ बचेगा 1 इंटू इट्स कोफैक्टर। बताओ क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस 0 1 बचेगा, है ना। तो जब इसको एक्सपैंड करोगे तो यू विल गेट 1, तो इसको मिटा रहा हूं एंड सिंपली यू विल गेट इंटू 1 विच इज द सेम थिंग। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, n इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो आई गेस ये जो दो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, दे वुड हैव गिवन अप यू अ वार्म अप अबाउट हाउ वी कैन यूटिलाइज बोथ दी प्रॉपर्टीज एंड डू स्मार्ट एक्सपेंशन। एक्सपेंशन करने से पहले ऐसा नहीं कि हम सीधे एक्सपेंशन पे कूद जाएं, पहले दो रोज या किसी भी एक कॉलम में दो जीरोस लेके आएंगे, है ना, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में दो जीरोस लेके आएंगे सो दैट द एक्सपेंशन बिकम्स इजी। इज दैट करेक्ट? तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और जितने भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं इनको अपने आप नोट्स में जरूर रखिएगा, बिकॉज ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स पर, लेकिन सब में अगर आपका एक्सपोजर बढ़ जाएगा तो इस तरह के सिमिलर लुकिंग क्वेश्चन जब अगली बार आएंगे तो यू विल बी रेडी टू व्हाट, यू विल बी रेडी विद द स्टेप्स टू डू। इज दैट क्लियर? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ प्रूव दैट। यू हैव टू प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी, 2a 3a प्लस 2b 4a प्लस 3b प्लस 2c, 3a 6a प्लस 3b 10a प्लस 6b, this is b, प्लस 3c is equal to a cube. So you have to prove this, है ना, आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिटरमिनेंट दे रखा है उसको ध्यान से देखें, कुछ ऐसा है क्या कि दो रोज को ऐड करें या तीन रोज को ऐड करें या किसी दो कॉलम्स को ऐड करें या तीन कॉलम्स को ऐड करें, दो कॉलम्स या तीन कॉलम्स को ऐड करें, या हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें जिससे कोई एक चीज हो जो कॉमन आ जाए। और हमें कॉमन भी क्या निकालना है, ए क्यूब, ए कॉमन निकलना चाहिए। हाँ, पिछले दो क्वेश्चन में आपने देखा होगा कॉमन कैसे निकलता है।
तो यू वुड सी कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, देखो ना, इनको ऐड करोगे तो यहाँ पर तो कितना है, a प्लस 2a प्लस 3 यहाँ 6 से आ जाएगा, जबकि इन तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर यू विल गेट 10a प्लस समथिंग b, और यहाँ पे a प्लस b प्लस c, बहुत सारी टर्म्स आएंगे पर कॉमन कुछ नहीं निकलेगा। तो एक काम करते हैं, हम सीधा के सीधा इसमें कोई प्रॉपर्टी लगाने के बजाय सीधा एक्सपैंड करते हैं, बट स्मार्टली करते हैं। कैसे एक्सपैंड करेंगे स्मार्टली? किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में दो एलिमेंट्स को जीरो लाने की कोशिश करते हैं, और जैसे वो दो एलिमेंट जीरो हो जाएंगे किसी भी एक रो या कॉलम में, उस रो या कॉलम के अलोंग हम डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर देंगे, बिकॉज द एक्सपेंशन वुड बी जस्ट अ वन स्टेप प्रोसेस। देन वन, बस एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। सो देखते हैं क्या करें ऐसा कि कोई चीज जीरो हो जाए। व्हाट कैन वी डू सो दैट अ पर्टिकुलर थिंग्स बिकम्स जीरो? इसे हम सोचते हैं क्या करें, बताएं। तो यू कैन वेरी वेल सी कि ऊपर वाले रो को यूज करके आप नीचे वाले रो के एलिमेंट्स को जीरो बना सकते हो। देखो इस कॉलम को टारगेट करते हैं, इस कॉलम को, है ना, इस कॉलम को आप देखोगे तो आपको आराम से दिख जाएगा, इस कॉलम में मैं इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो बना सकता हूं। कैसे? ऊपर वाले एलिमेंट को यूज करके। क्या करूंगा मैं? तो देखें, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में लगाऊंगा रो 2 को लिखूंगा रो 2 माइनस रो 1, सॉरी रो 2 को लिखूंगा रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1, क्योंकि जब मैं a को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जीरो आ जाएगा, है ना। आई गेस यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द टारगेट बिफोर वी डू एक्सपेंशन यूजिंग अलोंग एनी रो और वन कॉलम। एंड सिमिलरली इस 3a को भी जीरो बना सकता हूं क्या? यस, इस a को यूज करके। तो मैं रो 3 को लिख देता हूं रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1, क्योंकि 3a में से 3 टाइम्स a माइनस होगा तो ये जीरो हो जाएगा। बाकी ऑब्वियसली इट वुड रिक्वायर सम a bit of calculation to do the same thing here, पर कम से कम इन दोनों रो ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू तो सेम रहेगी। सेवेंथ प्रॉपर्टी, बाय अप्लाइंग स्केलर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रो इनटू अदर रो द डिटरमिनेंट वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। पर उससे ये हो जाएगा कि कम से कम इस कॉलम में दो जीरो आ जाएंगे, ठीक है। सो लेट अस अप्लाई देम। तो पहला वाला रो तो एज इट इज रहेगा a प्लस b, a प्लस b प्लस c, दिस इज योर लेफ्ट साइड गेटिंग सिंप्लीफाइड, और ये तो दो जीरो हो ही जाएंगे, इसीलिए तो हमने लिखा है। अब स्टार्ट करते हैं 2a में से हम क्या कर रहे हैं, पहले इस चीज को टारगेट करते हैं। रो 2 में से ट्वाइस ऑफ रो 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में करते हैं। तो 2a माइनस 2a इज जीरो। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैं यहां पे लिखते जाता हूं। 3a प्लस 2b में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 3a प्लस 2b में से इसका ट्वाइस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इट वुड बी 2a माइनस 2b, यानी इसका ट्वाइस होगा 2a प्लस 2b, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2b से 2b कैंसिल हो गया, 3a माइनस 2a वुड बी a, तो हियर इट वुड बी a। फिर क्या करेंगे, इसमें से सेकंड रो के एलिमेंट में से फर्स्ट रो का ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यू विल गेट 4a प्लस 3b प्लस 2c माइनस इसका ट्वाइस क्या आएगा, 2a माइनस कर रहे हैं तो माइनस 2b माइनस 2c, तो 2c कट जाएगा, है ना। दिस वुड बी व्हाट, 2a प्लस b, तो दिस वुड बी व्हाट, 2a प्लस b। इज दैट क्लियर? तो वी हैव अप्लाइड दिस फर्स्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन इन रो नंबर 2। अब रो नंबर 3 की बारी है। रो नंबर 3 में से रो नंबर 1 का थ्राइस सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर है, क्योंकि हमें मालूम है ये चीज, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, इस फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट जीरो हो जाएगा। तो 3a में से 3 टाइम्स a माइनस करोगे तो जीरो आ गया, ये तो पहले लिख दिया मैंने। अब इसमें से इसका 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करते हैं, मन ही मन में करते हैं। 6a प्लस 3b माइनस 3a माइनस 3b, तो 3b कट जाएगा, 6a माइनस 3a वुड बी 3a, 6a माइनस 3a वुड बी 3a। सिमिलरली और देखते हैं, 10a प्लस 6b प्लस 3c में से इसका थ्राइस सब्ट्रैक्ट करेंगे, थ्राइस, तो 3c कट जाएगा, 10a माइनस 3a वुड बी 7a, और 6a माइनस 3b वुड बी 3b, है ना। आप अपने नोट्स में आराम से कर लीजिएगा, दिस वुड बी योर लेफ्ट हैंड साइड। फायदा, पहले वाले कॉलम में आप देख सकते हो दो जीरोस आ गए। अब पहले कॉलम के अलोंग इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर देंगे। प्रॉपर्टीज आपने अप्लाई की हैं टू ब्रिंग दोस टू जीरोस। आपने प्रॉपर्टी 7 लगाई है कि किसी भी एक रो में दूसरे रो का स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट वुड रिमेन सेम। अब फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करते हैं। फर्स्ट कॉलम के दो एलिमेंट्स तो जीरो हैं, तो इनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे आंसर वुड बी जीरो, सो वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई a बाय इट्स कोफैक्टर। तो a का कोफैक्टर ये रहा, दिस वुड बी व्हाट, a इनटू इट्स कोफैक्टर व्हिच इज a, 2a प्लस b, 3a, 7a प्लस 3b, और अगर हमने सब कुछ सही किया है तो ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस वुड बिकम आउट टू बी a क्यूब, क्योंकि प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, प्रूफ तो होना ही होना है। तो बताओ ये क्या आएगा, a इंटू दिस which is what, a into 7a plus 3b would be 7a square plus 3ab minus this into this 3a into this,
तो 3a इंटू 6a क्या होगा, सॉरी 3a इंटू 2a क्या होगा 6a स्क्वायर, और 3a इंटू बी क्या होगा 3ab। अब आप देख सकते हो 3ab से 3ab कैंसिल हो जाएगा, एंड 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर वुड रिजल्ट इनटू a स्क्वायर, क्योंकि 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर वुड बी a स्क्वायर एंड दिस इज a क्यूब। और आप देखें तो दिस इज योर राइट हैंड साइड एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव, इसलिए बड़ा बड़ा लिख लेना, हेंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर? एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो कि मैंने क्वेश्चन जो पिक कर रखा है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इट्स अ क्वेश्चन दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन अ वेरी बॉटम लेवल इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे जिस तरह से अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स समटाइम्स है कि सर हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं पर तभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। रीजन बीइंग कि आपको सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है ना, दो चीजें बार बार होंगी, या तो आप किसी एक रो में दूसरे रो या उसके थर्ड रो को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कुछ ऐसा लाओ कि पूरे रो के सारे एलिमेंट सेम हो जाएं, सो दैट वो सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमन निकल जाएं, जैसे स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस में हुआ था। और अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं हो रही वो और या फिर आपको क्लिक नहीं हो रहा, तो आप किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में दो एलिमेंट्स को जीरो बनाने की कोशिश करो यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे यहां पे हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाए। और जब ऐसा हो जाता है तो एक्सपेंशन आप कर सकते हो, उसे भी हम यही कहते हैं वी हैव एक्सपेंडेड द डिटरमिनेंट यूजिंग द प्रॉपर्टीज, क्योंकि आपने सीधा एक्सपेंशन थोड़ा किया। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस से कह दूं, हैव ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन योर नोट्स। जितने क्वेश्चंस पे आप एक्सपोजर होगा और फिर जितने क्वेश्चंस आप खुद सेल्फ ट्राई करोगे, you would see that you will be able to attempt questions yourself also later down the line, पर उसके पहले आपको कुछ questions को देखना पड़ेगा। So the next question is prove that, है ना, ये भी prove that है, and prove that है x plus y, it's relatively very simple question, x plus y z1 y plus z, है ना, column wise लिख रहा हूँ, y plus z 1 sorry x1 and you have z plus x y1, you have to prove that this is equal to 0. So this is a fairly very easy question. So इसमें आप देख सकते हो, I'll start with the left hand side. और जीरो कैसे आ सकता है, या तो सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं किसी रो में, या फिर दो रोज आइडेंटिकल हो जाएं, क्योंकि आपको मालूम होगा अगर दो रोज आइडेंटिकल हो जाती हैं या इफ द एलिमेंट्स ऑफ टू रोज और टू कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल then the value of the determinant is zero. इसे भी हम प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। तो if you've not gone through that lecture of properties, जब हमने 7 प्रॉपर्टीज अभी तक पढ़ रखी हैं, there are more properties to come, there are more outcomes to be seen, पर जितने 7 आउटकम्स और प्रॉपर्टीज हमने इस पिछले लेक्चर में देखे थे उनको नहीं देख रखा हो तो उनको पहले एक बार वापस से देख लेना। सो लेफ्ट हैंड साइड में हम एक काम करते हैं, आई गेस अ लॉट ऑफ यू वुड हैव सीन कि अगर मैं रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कॉमन निकाल लूं तो क्या होगा, देखो इसमें इस रो में इसके करस्पॉन्डिंग नीचे वाले रोज के एलिमेंट्स ऐड होंगे, तो देखो पहला एलिमेंट क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1। अच्छा ये क्या बन जाएगा, y प्लस जेड प्लस एक्स, जो कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 हो गया, और सिमिलरली ये भी बन जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो जैसे मैं करूंगा तो दिस वुड बिकम x, है ना, दिस वुड बिकम x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, अगला वाला भी बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, और अगला वाला भी बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, एंड द रिमेनिंग रोज वुड रिमेन एज इट इज zxy 1 1 1। अब आप देखते हो जो पहला रो है, पहला रो उसमें से आपको एक एलिमेंट कॉमन आते हुए नजर आ रहा है, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कॉमन आ गया। अब बचा क्या, जब इन रो में से हर एक एलिमेंट में से, फर्स्ट रो में से हर एक एलिमेंट में से 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकल गया तो सिर्फ 1 1 बचा, 1 1 1। आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग ब्लंडर्स लाइक कि वो जीरो लिख देंगे कॉमन आने के बाद, तो अरे यू हैव टेकिंग थिंग्स आउट कॉमन, जब इसको अंदर ले आओगे वापस तो 1 से मल्टीप्लाई करके यही चीज आ जाएगी ना, जीरो थोड़ा बचेगा। और सेकंड रो तो एज इट इज रहेगी zxy, और ये बन जाएगा 1 1 1, पर आप यहीं पे दिखा दोगे कि दिस डिटरमिनेंट इज जीरो। व्हाई? बिकॉज टू ऑफ द रोज हैव बिकम आइडेंटिकल। सो इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट इज 0, therefore this would be nothing but 1 plus x plus y plus z multiplied by 0, which is 0, and this is your right hand side, hence proved. Is that clear? Fairly simple question. Now let us come to some very good questions. थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, and in fact NCERT also has a lot of good questions, और उन्हीं में से मैं एक और क्वेश्चन को पिक कर रहा हूँ। In fact अगले 2-3 क्वेश्चंस मैं NCERT से ही पिक कर रहा हूँ। So जो अगला क्वेश्चन है वो है, इट्स अ वेरी
फेमस एग्जाम्पल ऑल्सो एंड कई बार एग्जामिनेशंस में और कॉम्पिटिशन्स में भी आया, इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, अगर एक्स वाई जेड 3 नंबर्स हैं या 3 वेरिएबल्स हैं डिफरेंट, एंड डेल्टा जो कि एक डिटरमिनेंट है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, z square 1 plus z cube, and this is given to you that this is equal to 0, then you have to show that, है ना, 1 plus x y z 1 plus x into y into z is equal to 0, ये आपको शो करना है. This is what you have to prove. Is that clear? तो एक तरीके से जो ये डिटरमिनेंट डेल्टा है उसे आपको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके जो एक्सप्रेशन होगा उसको 0 से इक्वेट करेंगे, फिर कुछ आएगा एक्सप्रेशन, और उस एक्सप्रेशन के दौरान जब हम और लॉजिकली सोचेंगे तो ये चीज प्रूव हो जाएगी. दिस इज व्हाट वी फोरसी, है ना, दिस इज दी काइंड ऑफ स्टेप्स जो हम फोरसी कर रहे हैं. तो जो भी हो, हमें कम से कम इस लेफ्ट हैंड साइड को तो डेल्टा को पहले सिंप्लीफाई करना है और आखिरी में 0 से इक्वेट करना है. तो लेट अस सिंप्लीफाई डेल्टा, है ना, तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले डेल्टा को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. पहली नजर में देखो कुछ ऐसा है क्या जो हम ऐड या सबट्रैक्ट करें कि सारे रोज में सारे या किसी भी सारे रोज में या किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में सारे एलिमेंट सेम आ जाए, सो दैट वो एलिमेंट कॉमन आ जाए. ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कॉलम 1 में अगर आप कॉलम 2 और सॉरी रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड करोगे तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे 3 प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आएगा. ऐसा नहीं हो रहा, और इस तरफ ऐड करने में भी नहीं हो रहा. तो बताएं अब क्या करें, ऐसा क्या करें. तो ऐसा करते हैं, यहां पर स्प्लिट वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, है ना, स्प्लिट वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं. ध्यान देखना कैसे. यू नो कि स्प्लिट वाली प्रॉपर्टी में यू कैन स्प्लिट अ डिटरमिनेंट अलोंग 1 रो और 1 कॉलम. तो थर्ड कॉलम के अलोंग इसको स्प्लिट कर देते हैं, है ना. तो यू विल गेट दिस एज एक्स वाई जेड डेल्टा इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. मैं थर्ड कॉलम के अलोंग एक्स इसको स्प्लिट कर रहा हूं, तो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर जेड क्यूब. मैं वापस से आपको याद दिला दूं, जो प्रॉपर्टी थी वो ये स्टेट करती थी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 2 टर्म्स, देन द डिटरमिनेंट कैन आल्सो बी स्प्लिट लाइक दिस, है ना. ये प्रॉपर्टी हम पढ़ रखे हैं. सो ये एक जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो डेल्टा है वो इस तरह से स्प्लिट होकर 2 डिटरमिनेंट्स में स्प्लिट हो गया. सो इज द सिंप्लीफिकेशन इजी नाउ? लेट्स सी इफ द सिंप्लीफिकेशन इजी. लेफ्ट साइड में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, पर राइट साइड में देखो, राइट साइड ये जो दूसरा डिटरमिनेंट है इसमें आप देख सकते हो, पहले रो में से x, दूसरे में रो में से y और तीसरे रो में से z कॉमन आ रहा है. तो बाहर एक x आ जाएगा, एक y आ जाएगा और z आ जाएगा, जो कि अच्छा है क्योंकि हमें x इंटू वाई इंटू जेड चाहिए. तो एनीवेज अभी बहुत ज्यादा फोर्सी ना करते हुए x y z पहले डिटरमिनेंट को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस सेकंड डिटरमिनेंट में से फर्स्ट रो में से x कॉमन निकालते हैं, सेकंड रो में से y कॉमन निकालते हैं और थर्ड रो में से z कॉमन निकालते हैं. रीजन बीइंग कि जब आप डिटरमिनेंट में से कोई स्केलर क्वांटिटी कॉमन निकालते हो तो वो या तो एक रो में से निकलती है या फिर एक कॉलम में से निकलती है. फिर वापस से स्टेट कर दूं, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है. मैट्रिक्स में से जब आप कोई स्केलर क्वांटिटी कॉमन निकालते हो या अंदर लेके जाते हो तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई या कॉमन निकलता है. तो पहले रो में से अगर आप x निकालोगे तो आएगा 1x एक्स स्क्वायर, सेकेंड में क्या आएगा 1y वाई स्क्वायर और थर्ड में क्या आएगा 1z जेड स्क्वायर. दिस इज व्हाट यू विल गेट. नाउ यू कैन वेरी वेल सी कि यहां पे जो ये वाला डिटरमिनेंट है और ये वाला जो दूसरा डिटरमिनेंट है ये ऑलमोस्ट सेम ही है, बस कॉलम्स का ऑर्डर चेंज है. देखो 1 1 1 यहां थर्ड कॉलम है, जबकि यहां 1 1 1 जो है वो फर्स्ट कॉलम है. यहां एक्स वाई जेड फर्स्ट कॉलम है, जबकि यहां पर एक्स वाई जेड जो है वो सेकंड कॉलम है. तो हम एक काम करते हैं, है ना, इसको जो पहला वाला डिटरमिनेंट है उसको ये लुक देने के लिए दो कॉलम इंटरचेंज करते हैं. पहले क्या करेंगे, 1 को फर्स्ट कॉलम बनाने के लिए कॉलम 1 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कर देंगे. तो बताओ क्या होगा, कॉलम 1 की जगह 1 1 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 1 1. पर जब आप दो कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा बाहर, ठीक है. पर लेकिन होगा क्या, दिमाग मन में सोचो, यहां 1 1 1 आ जाएगा, यहां आ जाएगा एक्स वाई जेड, पर हमें एक्स वाई जेड सेकेंड पे चाहिए. तो जब वो हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक्स वाई जेड थर्ड कॉलम में आया होगा उसको कॉलम 2 से चेंज करेंगे. तो कॉलम 2 और कॉलम 3 को उसके बाद इंटरचेंज करेंगे, है ना.
या तो आप एक एक करके 2 स्टेप्स में कर लेना, या सिंपली आपने 2 कॉलम इंटरचेंज किए हैं, तो पहले एक माइनस साइन आया, फिर दूसरा माइनस साइन आया, तो टोटल मिलाकर -1 का स्क्वायर हो गया, है ना। और फिर ये डिटरमिनेंट वही हो गया जो ये है, तो यू विल गेट व्हाट 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहां आएगा x इंटू वाई इंटू जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क यू कि सर आपको कैसे क्लिक किया कि ये करना है? ये मुझे तो इसलिए क्लिक किया क्योंकि मुझे तो बहुत प्रैक्टिस है ना, एंड इट्स ओनली ड्यू टू प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि ये जो आपको स्टेप्स है ना धीरे धीरे एकदम क्लिक करने लग जाएंगे कि गिने चुने वही 6-7 ही तो प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लगा सकते हैं, और उनका फायदा हमें कैसे मिलेगा वो आपको इन सारे क्वेश्चंस को देखकर धीरे धीरे अपने आप क्लिक करने लग जाएगा। इसलिए इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आप अपनी बेसिक रेफरेंस बुक्स के थ्रू या आपके जो मटेरियल है उसके थ्रू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो एनीवेज हमने सिंप्लीफिकेशन किया और हम यहां तक पहुंच गए। आप देख सकते हो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसे हटा देते हैं एंड यू कैन सी फाइनली व्हाट हैव वी गॉट कि जो डेल्टा है दैट इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, तो यू विल गेट 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर, और यहां से 1 कॉमन निकलेगा तो यहां 1 बचेगा प्लस एक्स वाई जेड, एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि भाई डेल्टा इज गिवन टू बी इक्वल टू 0, तो हमने डेल्टा को सिंप्लीफाई किया और डेल्टा का एक्सप्रेशन इक्वल टू 0। ठीक है, अभी डेल्टा और सिंप्लीफाई होगा, तो मैं यहां पे ये चीज मिटा रहा हूं। हम डेल्टा को सिंप्लीफाई करके इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं। डेल्टा इज 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहां तक आने के बाद तो आपको रियलाइज हो चुका होगा कि अभी हम और इस डिटरमिनेंट को, है ना, आखिरी में इसको इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, इस डिटरमिनेंट को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि एक कॉलम में 1 1 1 है, तो प्रॉपर्टी लगे ना लगे, प्रॉपर्टी तो लगते हुए नजर नहीं आ रही क्योंकि ऐड करोगे तो एक जैसी चीज कॉमन ही निकलेगी, पर एक चीज तो पक्का है कि इन दो 1 को मैं 0 बना सकता हूं और फिर मैं कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दूंगा। तो आप वापस से बोल रहा हूं, ये दो 1 है कॉलम 1 के, ये दो 1 है, इनको 0 बना देता हूं और फिर कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दूंगा। बताओ क्या करूं? तो इस डिटरमिनेंट के अंदर रो 2 को लिखो, रो 2 माइनस रो 1, और क्योंकि रो 1 को चेंज नहीं कर रहे हो तो रो 3 को लिख दो, रो 3 माइनस रो 1। तो जब रो 2 के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से रो 1 के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सबट्रैक्ट होंगे तो 1 माइनस 1 वुड बी 0, तो दिस वुड बी, पहला रो तो एज इट इज हो गया x x 1x x स्क्वायर। दूसरा रो क्या होगा? दूसरे रो में से फर्स्ट रो को सबट्रैक्ट करो, 1 माइनस 1 0 y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? और रो 3 में से भी आप रो 1 को सबट्रैक्ट करो तो 1 माइनस 1 0 z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर ऑलरेडी क्या था 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और इसे देखकर तो आपको लग ही रहा होगा कि ये तो हमें चाहिए क्योंकि फाइनली यही चीज कुछ प्रूव करनी है हमको। ये डेल्टा है, याद रखना ये डेल्टा है, और ये डेल्टा किसके बराबर दे रखा है हमें क्वेश्चन में? 0। तो आखिरी में इसको 0 से इक्वेट करेंगे, पर पहले इसको सिंप्लीफाई तो कर लें। तो ये दो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, हमारे पास ये आया। अब देखते हैं, एक्सपैंड कर दें, तो लेट अस एक्सपैंड अलोंग द फर्स्ट कॉलम, क्योंकि फर्स्ट कॉलम के दो एलिमेंट्स तो 0 ही हैं, तो इस 1 से इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू इट्स कोफैक्टर क्या होगा? y माइनस एक्स इंटू दिस, सो यू गेट 1 इंटू y माइनस एक्स इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ी देख ले, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना लिखकर इसमें आइडेंटिटी लगाता हूं, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वुड बी जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। ठीक है, माइनस माइनस दिस इंटू दिस हो गया, माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या आएगा? जेड माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आइडेंटिटी से मैं वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स लिख देता हूं, थोड़ा देख लिया। और फाइनली 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स 1 प्लस एक्स वाई जेड तो रहेगा, तो डेल्टा सिंप्लीफाई होकर यहां तक आ गया। अब बताओ कुछ कॉमन आ रहा है क्या? लेट अस सी कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या? सो डेल्टा इज इक्वल टू, अब देखो z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है? और z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ y माइनस एक्स है, यहाँ पे y प्लस एक्स है, यहाँ पे z प्लस एक्स, यहाँ z माइनस एक्स है, कोई बात नहीं। तो विल गेट व्हाट? y माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स माइनस, है ना, नहीं y माइनस एक्स भी तो कॉमन आ रहा है, y माइनस एक्स भी तो कॉमन आ रहा है, y माइनस एक्स। ठीक है, तो z माइनस एक्स भी कॉमन आ गया, y माइनस एक्स भी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा? z प्लस एक्स इकलौती ये टर्म माइनस y प्लस एक्स, और वहां है 1 प्लस एक्स वाई जेड। ये डेल्टा सिंप्लीफाई करके आ गया जो मेरे इस एक्सप्रेशन का लेफ्ट हैंड साइड था। दिस इज व्हाट? z माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। अब
यहां से x और x वुड गेट कैंसल, z माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। बताओ इक्वल टू 0 क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे गिवन है कि डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो मैंने फाइनली डेल्टा को सिंप्लीफाई किया यहां तक और इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब मुझे बताइए ये 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4, इन 4 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है। ये कब हो सकता है? जब इनमें से कोई ना कोई 0 हो। तो या तो z माइनस एक्स 0 होगा, या तो z माइनस एक्स 0 होगा। ये बताओ z माइनस एक्स 0 कब होगा? जब z इज इक्वल टू एक्स। z माइनस एक्स 0 कब होगा? जब z इज इक्वल टू एक्स। पर यहां पर एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी, एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। इस कारण से z माइनस एक्स 0 नहीं हो सकता। इसी लॉजिक से y माइनस एक्स भी 0 नहीं हो सकता और z माइनस वाई भी नहीं 0 हो सकता। तो आप लिखोगे सिंस एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, यही स्टेप था जो इसको क्वेश्चन को थोड़ा अलग बना देता है। सिंस एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, एक्स माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, वाई माइनस जेड, वाई माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड z माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये 3 टर्म्स तो 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब इकलौती एक ही टर्म है जो पक्का 0 हो रही होगी फॉर द मेकिंग दिस प्रोडक्ट 0। तो 1 प्लस एक्स वाई जेड इज 0। भाई इन 4 लोगों में से ये 3 तो 0 नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, कोई भी दो बराबर नहीं है। इसका मतलब 1 प्लस एक्स वाई जेड इज 0 एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड या हेंस शोन। इज दैट क्लियर? तो आपने देखा कैसे हमने डेल्टा को सिंप्लीफाई किया, डेल्टा सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन में आया। अब इस एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट किया था, 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, पर क्योंकि ये दे रखा था एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, तो ये 3 फैक्टर्स 0 नहीं हो सकते थे। द ओनली पॉसिबिलिटी था कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इज 0 एंड दैट इज व्हाट यू हैड टू शो। तो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन दैट वाज देयर फ्रॉम योर बेसिक एनसीईआरटी बुक्स एंड आप देख सकते हो कि कितने इसके अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व थे, जहां आपको बहुत बारीकी से पहले इस डेल्टा को सिंप्लीफाई करना था और कैसे हमने किया प्रॉपर्टीज को भी यूज करके और 2 एलिमेंट्स ऑफ अ कॉलम को 0 बनाकर फिर एक्सपेंशन करके किया। सो यू वुड सी नाउ दैट रिपीटेटिव ऑफ द स्टेप्स आर गोइंग ऑन। So let us move to the next question. Again, a question that is there from your NCERT and a very important and a very popular question. So students, let us move to the next question. है ना? जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं, ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उसका आउटपुट भी आपको याद होना चाहिए, है ना? दिस क्वेश्चन इज देयर अगेन इन योर एनसीईआरटी और इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड देन देयर आर अनदर बेस्ड क्वेश्चन दैट आर देयर अगेन इन द एक्सरसाइजेज ऑफ एनसीईआरटी और बहुत कॉमन है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और अलग अलग पेपर्स में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। सो क्वेश्चन है शो दैट, अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ शो दैट। पर जैसे मैंने कहा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका लुक याद रखना और इसमें क्या करने वाले इसे भी याद रखना। तो शो दैट यू हैव अ डिटर्मिनेंट 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी एंड दिस इज इक्वल टू यू हैव टू शो ए बी सी 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। पहले तो ये शो करना है और ये शो हो गया तो अगला वाला पार्ट तो बड़े आराम से हो जाएगा, ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ये आपको शो करना है ना? तो 3 चीजों को बराबर प्रूव करना है आपको या शो करना है। अब जनरली होता क्या है कि अगर इसको इसके पहले हम इसको इससे बराबर प्रूव करेंगे और फिर ये तो बड़े आराम से इसके बराबर प्रूव हो जाएगा क्योंकि आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी सी इंटू 1 वुड बी ए बी सी डिवाइड बाई ए वुड बी बी सी एंड सो ऑन। पर होता क्या है कि एग्जामिनेशंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो सीधा ये वाला स्टेप पूछते हैं, यहां से राइट में लाने को बोलते हैं, प्रूव करने को आ सकता है सब्जेक्टिव पेपर्स में या ऑप्शंस में ऐसा होता है। बाकी लेटर डाउन द लाइन यू वुड सी कि ऑब्जेक्टिव पेपर्स में कभी भी इस तरह के प्रूव दैट के क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस होते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, मान लो ये डिटर्मिनेंट आपको दे रखा होता और आपके पास 4 ऑप्शंस होते, तो आप क्या कर सकते हो कि ए बी सी की जगह, ए बी और सी की जगह कोई भी 3 नंबर्स अज्यूम कर सकते हो। लेट ए बी सी बी 1 2 एंड 3 और जब आप 1 2 और 3 डालोगे तो ये एक ना नंबर ओरिएंटेड डिटर्मिनेंट बन जाएगा जिसकी वैल्यू आप तेजी से निकाल लोगे और वो जो ए बी और सी की वैल्यू आपने पुट की थी वो चारों ऑप्शन में पुट करके देखना और देखना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इज दैट क्लियर? हाँ, बट there might be uncertainty if one of the options is none of these, but this kind of tricks can be applied in objective papers. इसलिए वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस को इतनी डायरेक्टली तरीके से ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर में पूछना भी उन्होंने बंद कर दिया है ना? यू वुड सी दैट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े अलग स्टाइल में पूछे जाते हैं
एक अननोन पैरामीटर निकालने को पूछा जा सकता है, या इससे पहले जिस तरह का क्वेश्चन था उस तरह की कैलकुलेशन पूछी जा सकती है, पर डायरेक्ट ऑप्शन ओरिएंटेड कि ऑप्शन में आप बैक कैलकुलेट करके निकाल पाओ, ये आप पूछना बंद कर दिया है। नॉनदलेस कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लेना अपने नोट्स में। जो इसके अंदर हम स्टेप्स लगाने वाले हैं ये अपने आप में एक थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे पहले हमने इस तरह के स्टेप्स को नहीं देखा है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट डिटरमिनेंट। तो मैं काम करता हूँ, जो सबसे लेफ्ट में उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। अब है क्या कि जैसे मैंने कहा इसके अंदर बीच में एक मिड टर्म भी दे रखी है जो हमें प्रूफ करनी है। क्योंकि ये दे रखा है बीच वाली टर्म, इसलिए यहां से हम इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। जैसे कि बाहर एबीसी कॉमन निकालना है, ये एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि अगर बाहर एबीसी कॉमन निकल जाएगा तो एटलीस्ट एबीसी टाइप कुछ चीज बाहर तो आ जाएगी। तो एक तरीके से हम इंस्पायर होते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है। पर ये चीज तब पॉसिबल नहीं होती अगर मेरे को बीच का ये टर्म नहीं दे रखा होता और मुझे डायरेक्टली ये प्रूफ करने को दे रखा होता है। तभी मैंने बोला है ये क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लेना, क्योंकि ऐसा बहुत होता है। और ऐसा एक और क्वेश्चन मैं अभी इसके जस्ट बाद लूंगा जहां पे आपको सिमिलर स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। सो आपके पास 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, ये चीज आपको दे रखी है। अब जनरली आप क्या कोशिश करोगे, यू विल ट्राई टू ऐड 2 कॉलम्स या 3 कॉलम्स या 2 रोज या 3 रोज, या फिर इन वन ऑफ द रोज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर रो वुड बी एडेड। दैट इज द 7th प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा यूज होती है और आप वही लगाने की कोशिश करोगे। तो आप बहुत बार ऐड करो, चलो ऐड करते हैं। जब आप फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड रो को ऐड करोगे तो आ जाएगा 3 प्लस ए, या जाएगा 3 प्लस बी और आ जाएगा 3 प्लस सी। तो यू वुड सी कि एक जैसी चीज नहीं आ रही, दे आर डिफरेंट टर्म्स। सेम वुड हैपन अगर इस तरह आप ऐड करोगे, यू विल गेट 3 प्लस ए 3 प्लस बी और 3 प्लस सी। मतलब 3 रोज या 3 कॉलम्स को ऐड करके आप ऐसा रो या कॉलम नहीं बना पा रहे हो जिसमें से एक पूरा एलिमेंट कॉमन निकल जाए। फिर आप सोचोगे चलो एक काम करते हैं, 2 एलिमेंट्स को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस ए है, यहाँ 1 है 1 है, तो वो भी करना में आपको थोड़ी सी मेहनत लग जाएगी या अभी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। दूसरा, आप किसी एक रो या कॉलम के अलोंग स्प्लिट भी नहीं कर सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स में हैं और एक रो या एक एलिमेंट में इस तरह से नहीं लिखी हुई है 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी, नहीं तो स्प्लिट कर देते। क्योंकि आपको याद होगा स्प्लिट कैन बी डन ओनली अलोंग 1 रो और अलोंग 1 कॉलम। नाउ द फैक्ट रिमेन्स कि हम इंस्पिरेशन यहां से लेते हैं ए बी सी से। तो हम एक काम करते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट रो, ध्यान सुनना, फ्रॉम द फर्स्ट रो आई एम टेकिंग ए कॉमन। ए कॉमन ऐसे कैसे हो जाएगा? होगा क्योंकि अगर मैं फर्स्ट रो में से ए कॉमन निकालूंगा तो आप देख सकते हो दिस वुड बी 1 बाय ए प्लस 1। देखो ना, 1 प्लस ए में से ए कॉमन निकालूंगा तो 1 बाय ए आ जाएगा, और ए में से ए कॉमन निकले तो 1 बचा। देखो ना, वापस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इंटू 1 बाय ए वुड बी 1 और ए आ जाएगा। और 1 में से ए कॉमन निकाला तो 1 बाय ए और ये आ गया 1 बाय ए। अब जैसे मैंने ये बोला आपको, तो मेरे ख्याल से आपके मन में ये चीज आ गई होगी, आपके दिमाग में ये चीज आ गई होगी, ये तो फायदेमंद हो गया, फायदा हो गया हमको, क्योंकि हमें देखो 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी जैसी कोई चीज चाहिए। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, सेकंड रो में से बी कॉमन निकाल लूंगा, बी। तो सेकंड रो क्या बन जाएगी 1 बाय बी, 1 बाय बी प्लस 1 और 1 बाय बी। और थर्ड रो में से सी कॉमन निकालूंगा, सी। तो ये क्या बन जाएगा 1 बाय सी 1 बाय सी 1 बाय सी प्लस 1। अब आप देख सकते हो ये एबीसी बाहर आते ही एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा स्टूडेंट के अंदर कि भाई एबीसी बाहर आ गया है। अब मुझे अंदर किसी तरह से 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी चाहिए, जो कि आपको एकदम से क्लिक कर जाएगा। कैसे? फर्स्ट रो में सेकंड रो थर्ड रो को ऐड कर दो। सो यू विल डू नाउ रो 1 में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 ऐड करो, क्योंकि अब तक आपको रियलाइज हो चुका हो क्या होगा, बाहर है एबीसी, जब तुम ऐड करोगे तो क्या आएगा 1, इन तीनों को ऐड हो जाएंगे। इस रो में ये दोनों रोज ऐड होने वाले हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो यू गेट 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। यहां भी यही होगा 1 बाय ए 1 बाय बी 1 1 बाय सी, तो यह जाएगा 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। और अगला वाली भी यही होगा 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। इज दैट क्लियर? और सेकेंड और थर्ड रो तो एज इट इज रहेंगी, क्योंकि उनमें तो कोई चेंज हुआ नहीं। 1 बाय बी प्लस 1 1 बाय बी 1 बाय सी 1 बाय सी 1 बाय सी प्लस 1। पर फायदे वाली बात क्या हुई कि अब फर्स्ट रो में से आप देख सकते हो क्या कॉमन निकल जाएगा, 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी कॉमन निकल जाएगा। और एटलीस्ट एक ऐसी चीज आ जाएगी जो मुझे दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, एंड दैट इज व्हाट, ए बी सी 1 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। और बचेगा क्या 1 1 1 1 बाय बी 1 बाय बी प्लस 1 1 बाय बी 1 बाय सी 1 बाय सी 1 बाय सी प्लस 1। प्लीज राइट टिल हियर।
तो हम लेफ्ट हैंड साइड को अब रिजॉल्व करके यहाँ तक ले आए हैं, है ना। आई विल बी रेजिंग द ऊपर वाले स्टेप्स टू क्रिएट स्पेस, पर हमने लेफ्ट से शुरुआत की, पहले ए बी सी निकाले कॉमन, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो से कुछ इस तरह से, फिर रो 1 में रो 2 और रो 3 को ऐड कर दिया एंड द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज, और फिर फर्स्ट रो में से 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कॉमन निकाला तो 1 1 1 बचा। तो इतनी मेहनत करने के बाद अब मैं कह सकता हूं कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये, दिस इज इक्वल टू ए बी सी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और ये बचा 1 1 1 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/c 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 प्लस 1, दिस इज व्हाट यू विल गेट। अब आपको इतना तो क्लिक कर ही गया होगा कि अगर ये चीज इसके बराबर है तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तभी तो ये 1 हो जाएगा, तो ये बाकी दो टर्म्स इसको रिजेंबल करेंगे। पर ऐसा नहीं कि हम 1 लाने के चक्कर में एक्सपैंड ही ना करें और लिख दें सीधा 1, नहीं, एक्सपेंशन दिखाना पड़ेगा। पर यहाँ पे सीधे एक्सपैंड नहीं करेंगे क्योंकि एक्सपैंड करने से पहले भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहले रो में 3 1 है तो हम क्या करेंगे, एक 1 को यूज करके बाकी 2 1 को 0 बना देंगे, सो दैट एक रो में 2 zeros आ जाएंगे, फिर उस रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देंगे। तो क्या करें, सो हम एक काम करते हैं, रो कॉलम 2 में कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और इसी तरह से कॉलम 3 में कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उससे क्या होगा, ए बी सी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c तो बाहर एज इट इज रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं, पहला कॉलम एज इट इज रहा 1 1/b 1/c एज इट इज रहा। अब देखो कॉलम 2 में कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करो, कॉलम 2 में कॉलम 1 के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करो, 1 - 1 0, 1/b प्लस 1 माइनस 1/b 1 है ना, 1 प्लस 1/b माइनस 1/b इज 1, 1/c माइनस 1/c 0, ये तो बहुत चीज हो गई। इस तरह कॉलम 3 में, ये कॉलम 3 है, इसमें कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करो, 1 - 1 0, 1/b माइनस 1/b 0, और 1/c प्लस 1 माइनस 1/c इज 1। अब आप देख सकते हो मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग, है ना, आई एम इरेजिंग दीस 2 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने किए हैं। अब फर्स्ट रो के अलॉन्ग लेट्स एक्सपैंड दिस डिटरमिनेंट, यू कैन सी इन द फर्स्ट रो 2 ऑफ द एलिमेंट्स आर 0, तो उनको अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैसे भी 0 हो जाएंगे। तो 1 इंटू दिस कोफैक्टर, 1 का कोफैक्टर ये रहा, तो बताओ एक कोफैक्टर की वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू 1 1, 1 माइनस 0 1, 1 इंटू 1 इज 1, सो दिस इज 1 है ना, दिस इज ए बी सी इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इंटू 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है। सो दिस इज द हाफ प्रूफ, और फिर ए बी सी को अंदर मल्टीप्लाई करो, व्हाट इज ए बी सी इंटू 1, ए बी सी, what is ABC upon A? ABC upon A would be finally BC, then ABC upon B, and then ABC upon C. तो A से A कैंसिल होगा, B से B कैंसिल होगा, C से C कैंसिल होगा, and finally you get what? ABC plus BC plus AC plus AB, which is the right hand most side. तो आपने पहले इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड को बीच वाले इस एक्सप्रेशन के बराबर प्रूफ किया, और फिर इसके बाद तो ये चीज सिंपल थी। बट what's to be noticed was the way कि हमने कैसे a को कॉमन निकाला फर्स्ट रो में से, और यहाँ 1/a 1/a आया, हम घबराए नहीं क्योंकि वैसा कुछ चाहिए था हमको, है ना। और ये चीज तब थोड़ी सी और मुश्किल हो जाती इफ यू वर नॉट अवेयर ऑफ सच अ क्वेश्चन, और ये बीच वाला स्टेप आपको दे नहीं रखा होता तो ये क्लिक भी नहीं होता आपको कि ABC कॉमन निकालना है। तो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, है ना, एंड वी हैव टेकन ऑलमोस्ट 5-6 क्वेश्चंस ऑन द सिमिलर लाइंस। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, and post this question we'll move to some of the other outcomes that we need to know about determinants apart from the 7 properties जो हमने 7 properties की हैं उनके apart, और भी आप properties कह सकते हो या outcomes हैं जो हमें पता होने चाहिए, और इनमें हम कुछ ऐसे standard determinants भी लिखेंगे जिनके expansions हमें याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। उनमें से कुछ को तो मैं सिंप्लीफाई करके बता दूं और कुछ अपने आप नोट्स में सेल्फ ट्राई कीजिएगा। सो क्वेश्चन है ना, प्रूव दैट द डिटरमिनेंट a स्क्वायर प्लस 1 AB AC AB B स्क्वायर प्लस 1 BC CA CB C स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूव दिस, है ना। अच्छा है, प्रूव दैट क्वेश्चन है। अब जैसे मैंने कहा था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर में आएगा तो क्या करेंगे, तो आपको ये डिटरमिनेंट दे देते हैं
और बोलेंगे दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, और 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा मान लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक ऑप्शन होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बाकी 2 ऑप्शन कुछ वो बना के दे देंगे। तो वहां पर क्या होता है, स्टूडेंट्स डू नॉट डू द होल एक्सपेंशन और प्रॉपर्टीज वॉपर्टीज नहीं लगाते। वैसे के सिनेरियो में अगर क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो नहीं आना इतना सिंपल, पर इन केस आ जाए किसी ऑब्जेक्टिव पेपर में, तो आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव पेपर में दी सोल्यूशन डज नॉट मैटर, इट्स द आउटकम या जो ऑप्शन आपने टिक किया है। तो आप ए बी सी की जगह कोई वैल्यूज डाल देना, जैसे कि आप ए बी सी को डाल देना 1 1 1, तो ए को भी 1 डाल देना, बी को भी 1 डाल देना और सी को भी 1 डाल देना। तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन एज 2 1 1 1 2 1 1 1 2, और उसको डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करके फटाफट उसकी वैल्यू निकाल लेना। फिर जो 4 ऑप्शंस होंगे उनमें ए बी सी को 1 डाल देना और देख लेना कि कौन सा आउटकम उस डिटरमिनेंट की वैल्यू से मैच करता है, एंड सिंपली दैट वुड बी द आंसर। पर अगेन दैट मेथड वुड नॉट गिव यू अ फुल प्रूफ आंसर अगर एक ऑप्शन क्या होगा, डी, नन ऑफ दीज। एनीवेज अभी हम वो चीज नहीं कर रहे, अभी तो हम एक्सपैंड कर रहे हैं। तो विल स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को देखकर आपको लग रहा होगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अपने नोट्स में अगेन हाईलाइट कर लेना। अब देखो यहां पर आपको इन टर्म्स को देखकर तो अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि 1 सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ये सब चाहिए हमको, है ना, 1 सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर हमें चाहिए राइट साइड में। पर ये बची हुई टर्म्स है ना, ए बी ए बी बी सी सी ए सी बी, इनको देखकर आपको अच्छी टर्म नहीं आ रही, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि वो वैसी टर्म्स ही नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी बी सी सी ए है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, जैसा अभी ट्रीटमेंट हमने जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वैसा ट्रीटमेंट यहां करेंगे, पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ध्यान देखना कैसे। वापस बोल रहा हूं, व्हाट इज द इंस्पिरेशन ऑफ द स्टेप्स दैट वी आर अबाउट टू डू, कि हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अच्छे लग रहे हैं, पर जो ए बी ए बी सी ए सी बी टर्म्स है ना, ये अच्छी नहीं लग रही, तो इनको हटाना है किसी तरीके से। तो देखना हम क्या करने वाले हैं, मैं पहली वाली रो में से लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत कर रहा हूं, पहली वाली रो में से ए कॉमन निकाल रहा हूं, ए, वो तो पहली वाली रो में से ए कॉमन निकलेगा तो बचेगा ए स्क्वायर में से ए निकलेगा तो ए प्लस 1 बाय ए कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा बी, और ए कॉमन निकलेगा तो सी। पहली रो में से निकाला है ना, यहां लिख देता हूं ए बी सी ए। अब आपको रियलाइज हो चुका हो, सेकंड रो में से बी निकाल रहा हूं, तो सेकंड रो में से बी कॉमन निकाल रहा हूं तो क्या बचेगा ए, बी कॉमन निकाल रहा हूं तो बी प्लस 1 बाय बी, और बी कॉमन निकाल रहा हूं तो सी। और थर्ड रो में से मैं सी कॉमन निकाल रहा हूं, तो सी कॉमन निकलेगा तो क्या ए बी सी प्लस 1 बाय सी। अब आपको फॉर टाइम बिंग लगेगा, फॉर टाइमिंग ये लगेगा कि सर आपने जो रोज में से, ध्यान सुनना, रोज में से ए बी और सी जो कॉमन निकाले उसके बाद जो डिटरमिनेंट बनाए वो तो और भी दूर है इस चीज से, क्योंकि उसमें तो रेसिप्रोकल आ गए, वहां पे कम से कम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो थे, यहां पे तो ए 1 बाय ए बी 1 बाय बी सी 1 बाय सी आ गए, तो आप तो और दूर चले गए, है ना, यू आर नॉट इवन अप्रोचिंग व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो ध्यान सुनना मैं क्या करने वाला हूं, दिस इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट and it's one of the most regular doubts that have been asked to me from your NCERTs। तो जो एक बार आपने कॉमन निकाल लिया, फर्स्ट रो में से ए कॉमन निकाला, सेकंड रो में से बी कॉमन निकाला, थर्ड रो में से सी निकाला, तो आपको मालूम है डिटरमिनेंट में से जब आप कोई स्केलर क्वांटिटी कॉमन निकालनी होती तो या तो पूरे रो में से निकलती, एक रो में से निकलती, या फिर एक कॉलम में से निकलती, तो हमने एक एक करके रो में से निकाली। अब हम एक एक करके ये जो स्केलर क्वांटिटीज बाहर निकली उनको अंदर ले आएंगे। तो आपको याद होगा जब कोई स्केलर क्वांटिटी अंदर जाती है तो या तो एक रो में मल्टीप्लाई होती है, एक कॉलम में मल्टीप्लाई होती है। तो इस ए को अब अंदर ले जाऊंगा अगले स्टेप में, पर पहले रो में नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि पहले रो में मल्टीप्लाई हुआ तो वही चीज आ जाएगी वापस से। तो पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करूंगा, और देखना जैसे ही मैं करूंगा, देखो ए को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर। देखो ना, पहले कॉलम में मल्टीप्लाई ए स्क्वायर 1 बाय ए इंटू ए वुड बी 1। So first I took out A, B, C common from the rows and now I am giving them back one in each of the columns. So A has gone into the first column, तो ये बन गया A square plus 1, A square, A square। फिर B किस में आएगा, सेकंड कॉलम में B square plus 1, B square, और फिर फाइनली C जाएगा कहाँ, थर्ड कॉलम में, ये बन जाएगा C square, C square, C square plus 1। और आप अब रियलाइज करोगे कि this is what is something that would really be helpful to get the right hand side। इज दैट क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, एंड स्टूडेंट टेंड टू फील कि ऐसा क्वेश्चन शायद एक्सरसाइज में दे रखा है। नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो इनफैक्ट एनसीईआरटी ने एग्जांपल्स में भी डिस्कस कर रखा है। देयर इज एन एग्जांपल व्हिच फॉलोज दिस बिफोर दिस क्वेश्चन इज गिवन इन द एक्सरसाइज, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलरली बीइंग आस्क्ड, कॉम्पिटिशंस तक में बहुत रेगुलरली आता है इस तरह के स्टेप्स। अब क्या करेंगे, अब आपको मालूम ही है, आई एम इरेजिंग दिस, सो आपको ये बीच के स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। तो आपने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत की और लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई करके कर दिया ए स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब अगली बार से कभी आपको इस तरह का दिखने वाला डिटरमिनेंट मिल जाए
तो क्योंकि ये स्टेप अब आप देख चुके हो और मैंने इतनी बार आपको कह दिया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो अगली बार से कुछ इस तरह से दिखने वाला डिटरमिनेंट आएगा तो आप तैयार रहोगे कि आपको क्या करना है। किस तरह पहले ए कॉमन निकाला और फिर उसको रो में से कॉमन निकालकर कॉलम में दिया, रो में से ए कॉमन निकाला फिर कॉलम में दिया, तो उससे हमारे पास ये आ गया। उसी तरह बी को रो में से निकाला फिर कॉलम को दिया। अब बताइए हमें चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कुछ ऐसा दिख रहा है आपको कॉमन आते हुए? यस। अगर मैं फर्स्ट रो में सेकंड रो नहीं फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम ऐड कर दूं, तो फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? फर्स्ट कॉलम क्या बच जाएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तो एज इट इज रहेंगे, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तो एज इट इज रहेंगे। अब बताओ फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन निकल रहा है? फर्स्ट कॉलम में से निकल रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसे देखकर तो आप खुश हो जाओगे, दिस इज समथिंग दैट आई नीड ऑन द राइट साइड। और फर्स्ट कॉलम में से निकाला तो बचेगा 1 1 1। अब इसके आगे के स्टेप्स तो आपको एकदम से क्लिक ऑलरेडी हैं। जैसे 1 1 1 आया आपको मालूम है आपने क्या करना है। अब आपको पहले कॉलम में 3 1 है तो 2 1s को 0 बना दो। कैसे? रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, रो 3 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 1 ऊपर वाले 1 के कारण 0 हो जाएगा और ये वाला 1 ऊपर वाले 1 से 0 हो जाएगा, और फिर एक्सपैंड कर देंगे। इज दैट क्लियर? सो प्लीज राइट दिस स्टेप्स, है ना, एंड लेट मी जस्ट इरेज द लेफ्ट हैंड साइड। आप पॉज कर लीजिएगा कि अगर आपने नोट्स में अगर नोट्स ना कर पाओ तो पॉज कर लेना कि मैंने कैसे इस चीज को सिंप्लीफाई किया है। तो व्हाट डिड यू गेट? यू विल गेट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं। रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा और रो 3 में से रो 3 माइनस रो 1 कर दूंगा, है ना। वन ऑफ द रोज इज रिटन एज अ सम ऑफ दैट रो एंड द अदर रो और अ सब्ट्रैक्शन ऑफ द अदर रो, या किसी एक रो में दूसरे रो का स्केलर मल्टीपल ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, द डिटरमिनेंट रिमेन सेम। तो रो 1 तो एज इट इज रही, ए 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर इज 1, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज 0। थर्ड रो में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज 1। बस हो गया काम। अब आपने अगर ये सब हो गया, अब तो आपको दिख ही रहा है कि फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग हम एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में 3 में से 2 एलिमेंट से 0 हैं, तो सिर्फ इस एलिमेंट 1 को हम उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये चीज तो आपने अब कम से कम चौथी बार देख रहे हो इस लेक्चर में। दिस होल थिंग वुड कम आउट टू बी 1। आई एम एक्सपैंडिंग अलॉन्ग द फर्स्ट कॉलम, तो दिस वुड बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 इंटू 1 0 0 1, 1 इंटू 1 इज 1, 1 माइनस 0 0, सब कुछ 1 हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट योर राइट हैंड साइड इज। So I guess we have taken a close to around 5 to 6 questions, और इन questions ने आपको एक decent idea दे दिया होगा कि कैसे इन 7 properties को हम use करते हैं, and we come across या तो show that या prove that questions को करते हैं, या फिर किसी unknown parameter को भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने डेल्टा वाला एक क्वेश्चन लिया था जहां पे हमने ये प्रूव करना था कि 1 plus xyz is equal to 0. So let us move now to more outcomes that we need to know about determinants, है ना। सिर्फ एक या दो और आउटकम्स रह गए हैं, उनको भी कंप्लीट कर देते हैं। जिसमें से पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम कर चुके हैं, सो लेट अस मूव टू दोस आउटकम्स। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टू द 8th आउटकम, है ना। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 7 आउटकम्स या 7 प्रॉपर्टीज। जो 8th का आउटकम है, जो प्रॉपर्टी नंबर 8 है, यू कैन राइट इट एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस वी विल टेक इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, पर लेकिन मैं ये वाला प्रॉपर्टी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड आपको थ्योरी बेसिक बुक्स में नहीं मिलेंगी, पर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कंपटीशन में बहुत आते हैं। तो एटलीस्ट यू शुड नो द थ्योरी अबाउट इट, बिकॉज इसकी जरूरत हमें पड़ेगी इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर, जहाँ पे हम मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स की थ्योरी को मर्ज करने वाले हैं अगली थ्योरी ऑनवर्ड, अगले लेक्चर ऑनवर्ड, जहाँ पे हम एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड को पढ़ने वाले हैं। पर उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास 2 मैट्रिसेस हैं, सपोज ए एंड बी, क्या बोला मैंने, ए एंड बी 2 मैट्रिसेस हैं, सो ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, और मैं उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ए क्रॉस बी आएगा, है ना। तो ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस दैट आई हैव। अब मान लो
ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। सपोज यू हैव से ए बी सी डी मल्टीप्लाइंग बाय ई एफ जी एच, देखो मैट्रिक्स हैं, आप लुक एट द ब्रैकेट्स, दे आर कलेक्शन। तो आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होता है ना। 2 into 2 का जो मैट्रिक्स होगा, जब 2 into 2 से मल्टीप्लाई होगा, द टू मैट्रिसेस आर कंपैटिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड द आउटपुट वुड अगेन बी 2 into 2, द आउटपुट वुड अगेन बी 2 into 2। और कैसे करते हैं, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करते हैं, तो क्या आएगा a इंटू ई प्लस बी इंटू जी, है ना। तो आपको मालूम है क्या होगा, a इंटू ई प्लस बी इंटू जी, a इंटू ई बी इंटू जी, ये आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट। बताओ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैसा आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट होता है वो आएगा फर्स्ट रो ऑफ द प्री मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइंग बाय द सेकंड कॉलम ऑफ द पोस्ट मल्टीप्लायर। तो ए एफ प्लस बी एच। सो दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी सीन, तो मैं फटाफट लिख देता हूं। दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए ई प्लस बी जी, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए एफ प्लस बी एच, देन यहां पे क्या आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सी ई प्लस डी जी, एंड देन सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम सी एफ प्लस डी एच। पर ये जो मैंने लिखा है, ये जो पूरा आउटकम मैंने लिखा है, जहां पे मैंने दो मैट्रिसेस अज्यूम किए ए और बी, दिस इज योर ए मैट्रिक्स एंड दिस इज योर बी मैट्रिक्स, और मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया है। पर व्हाट इफ अगर मैं इनको डिटर्मिनेंट्स बना दूं, क्या ये आउटकम सेम रहेगा? यस, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि ये आपने ए क्रॉस भी निकाला है। अगर आप डिटर्मिनेंट करोगे, डिटर्मिनेंट, देन दो डिटर्मिनेंट्स जो कि स्क्वायर मैट्रिसेस को डिटर्मिनेंट बनाया है, तो दो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन भी एग्जैक्टली इसी लॉ को फॉलो करता है। द रोज गेट मल्टीप्लाइड बाय द कॉलम्स, तो इंडिविजुअली रोज गेट मल्टीप्लाइड बाय द रिस्पेक्टिव कॉलम्स एंड यू गेट द सेम आंसर। मतलब आप इस चीज को लिख सकते हो कि ए का डिटर्मिनेंट, अब ये डिटर्मिनेंट हो गया, ए मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट इनटू बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वुड बी इक्वल टू, ये क्या था, ए क्रॉस बी मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट। या उल्टा भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और क्योंकि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो है ना, यू नो दैट मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव इन नेचर, दिस कैन आल्सो हैपन दिस वे, मॉड ऑफ बी इनटू मॉड ऑफ ए। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये बड़ा सिंपल है कि अगर दो डिटर्मिनेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनको आप मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करो फॉर द टाइम बीइंग, so the determinant multiplication follows simple determinant multiplication follows simple matrix multiplication. अब some of you might be wondering कि सर हम मल्टीप्लाई इस तरह क्यों करें, डिटरमिनेंट तो एक वैल्यू है, इस वैल्यू को अलग निकाल लो, इस वैल्यू को अलग निकाल लो, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। यस, यू कैन सर्टेनली डू इट एंड ऑल द बेसिक क्वेश्चंस यू विल अप्लाई दिस ओनली। आपको इस प्रॉपर्टी की कोई जरूरत ही नहीं होगी, आपको इस प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है कि आप डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही कर सकते हो जैसा आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ये सिर्फ आप अपनी नॉलेज के लिए लिख लो, इसकी बेसिक बुक्स में या बेसिक रेफरेंस बुक्स में भी कोई आपको जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरली अगर दो डिटरमिनेंट्स होंगे तो उनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लूंगा। बट इन सम ऑफ द प्रूफ दैट क्वेश्चन दैट विल टेक इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर, यू कैन जस्ट राइट अ वन लाइनर दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई टू डिटरमिनेंट्स, है ना, चाहे वो ऑर्डर 2 के हों या चाहे ऑर्डर 3 के हों, इफ यू मल्टीप्लाई टू डिटरमिनेंट्स वी मल्टीप्लाई रोज बाय कॉलम्स, है ना, एंड द रोज एंड कॉलम्स आर मल्टीप्लाइड एंड वी गेट द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट एज वी गेट इन मैट्रिसेस। तो दिस वाज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, और जैसे मैंने कहा इसके ऊपर मैं डिस्कशन क्वेश्चंस का लेटर डाउन द लाइन लिखूंगा। नाउ बिफोर वी मूव एंड वील एंड दिस लेक्चर, मैं आपको कुछ 4 से 5 अब हेडिंग डालें, इसको प्रॉपर्टी नंबर 9 लिख लें या आउटकम नंबर 9 लिख लें, सम ऑफ द वेरी पॉपुलर आउटकम्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये कुछ ऐसे डिटरमिनेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए, वापस बोल रहा हूं, ऐसे डिटरमिनेंट जिनकी वैल्यू आपको अगर याद रहेंगी तो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में बहुत स्मूथली यू विल सेल आउट। और आप अपने नोट्स में इन सारे के सारे आउटकम्स जो मैं लिखने वाला हूं डिटरमिनेंट्स के करस्पॉन्डिंग, इनको एक एक करके प्रूव भी करना। वापस बोल रहा हूं, अभी तो मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, बट जिस तरह हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस लिए हैं उनको हमने प्रूव किए थे, उसी तरह से जो आउटकम्स अब मैं लिखने वाला हूं, सम स्टैंडर्ड आउटकम्स टू बी रिमेंबर्ड प्रॉपर्टी नंबर 9 के अंदर, सम वैल्यूज ऑफ पॉपुलर डिटरमिनेंट्स यू कैन राइट, उनको आप एक एक करके प्रूव भी करना। तो सबसे पहला है, यू शुड नो अबाउट व्हाट इज नोन एज अ साइक्लिक डिटरमिनेंट। नाउ व्हाट इज अ साइक्लिक डिटरमिनेंट? ध्यान देना साइक्लिक डिटरमिनेंट क्या होता है। सपोज मैं एबीसी लिखूं, ये फर्स्ट रो है, मैं 3 into 3 का एक साइक्लिक डिटरमिनेंट लिख रहा हूं। साइक्लिक क्यों कहते हैं?
देखो ABC फर्स्ट रो है और जैसी फर्स्ट रो वैसे ही फर्स्ट कॉलम है, ABC ABC। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ फर्स्ट रिकॉग्निशन। फिर ध्यान दीजिएगा BCA, तो देखो ABC साइकिल हो गया, पहले ABC था फिर BCA हो गया, तो BCA हो गया। अब देखो सेकंड रो क्या है, BCA, तो सेकंड कॉलम भी क्या होगा, BCA। आप देखते हो CAB आएगा, तो आप देखते हो साइक्लिक है ना, ABC BCA CAB, और कॉलम वाइज भी देखोगे ये साइक्लिक है। तो इस तरह का डिटरमिनेंट जो एक साइकिल को फॉलो कर रहा है, इस तरह के डिटरमिनेंट का जो आउटकम होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद होना चाहिए। दिस इज माइनस ऑफ A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। और इसे देखकर आपको एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ी होगी याद होगी, ये ऑन फैक्टराइजेशन आ जाएगा, माइनस ऑफ A प्लस बी प्लस सी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस CA माइनस AB, है ना। उसको वापस लिख देता हूँ, दिस इज माइनस ऑफ A प्लस बी प्लस सी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC। इज दैट क्लियर? तो इसे आप अपने, जैसे मैंने कहा, आई वुड नॉट बी प्रूविंग देम, आप एक एक करके इनको प्रूव करना है ना, प्रॉपर्टीज लगाना या एक्सपैंड करना एंड ट्राई टू गेट द आउटकम्स। इज दैट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट पॉपुलर डिटरमिनेंट जिसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसको साइक्लिक क्यों बोलते हैं आपको मैंने बता दिया। देन द अदर इज 0BC माइनस BC, सॉरी 0 A माइनस A। पहले बताओ इस डिटरमिनेंट को देखकर, ये डिटरमिनेंट आपको किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स की याद दिला रहा है क्या? वी हैव ऑलरेडी सीन द थ्योरीज ऑफ मैट्रिसेस। मतलब इस डिटरमिनेंट को जरा मैट्रिक्स के अंदाज में देखो, क्या ये कलेक्शन जो ये एलिमेंट्स का कलेक्शन है ये आपको कुछ याद दिला रहा है क्या? ये कोई स्पेशल मैट्रिक्स है क्या? इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में द डायगोनल एलिमेंट्स, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए स्क्यू होने के लिए, और स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स है 0, और जो अपर ट्रायंगल होता है वो लोअर ट्रायंगल का माइनस होता है। द डायगोनल बिहेव्स जस्ट लाइक अ मिरर बट विद द माइनस साइन। देखो B को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस B, माइनस C को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे C, A को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस A। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, ये हमेशा 0 आएगा, ये हमेशा क्या होगा, 0। Is that clear? This would always be 0. The third outcome, again it's a very popular category, और आज भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन देखा हुआ है, 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो एक डेल्टा वाला क्वेश्चन किया था आज हमने, वहां पे 1 1 1 XYZ और X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर था। तो कभी भी इस तरह का आपके पास डिटरमिनेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिटरमिनेंट है दैट इज इक्वल टू A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A। ये हो जाएगा A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A। तो वो जो क्वेश्चन था वहां पे था 1 1 1, पलट के अपने नोट्स देखना, 1 1 1 XYZ X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर। तो याद होगा डिटरमिनेंट में आप ट्रांसपोज भी कर दो, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन सेम। तो उसकी वैल्यू थी x माइनस 5 y माइनस z और z माइनस x, वो हमने सॉल्व करके निकाली थी, है ना। और 1 प्लस एक्स वाई जेड बाहर कॉमन आया हुआ था, अपने नोट्स में आप देखोगे। सो दिस इज अगेन अ थर्ड पॉपुलर डिटरमिनेंट जिसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। द फोर्थ इज व्हाट इफ 1 1 1 ए बी सी और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब हो। ध्यान देखो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है, तो दिस वुड सिंप्लीफाई टू गेट ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। दिस इज द फोर्थ पॉपुलर डिटरमिनेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। लेटर डाउन द लाइन जब हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की पूरी थ्योरी कवर कर लेंगे तो वी विल आल्सो बी स्टडीइंग समथिंग व्हिच इज नोन एज फैक्टर थ्योरम ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो फैक्टर थ्योरम के थ्रू भी इस चीज को बड़े आराम से प्रूव कर सकते हो, बट टिल देन जैसे मैंने कहा एटलीस्ट फॉर जेई मेंस पर्पस आपको फैक्टर थ्योरम की नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये जो 4 या 5 में आपको डिटरमिनेंट्स लिख रहा हूं वो आपको याद होनी चाहिए। तो देख सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड वन एंड द फोर्थ वन। वहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब था। अब ध्यान देखो ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है क्योंकि 3 फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। और क्यूबिक क्यों आया? क्योंकि सोचो जब आप इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करोगे तो 1 इंटू बी इंटू सी स्क्वायर आएगा, तो बी इंटू सी स्क्वायर भी एक क्यूबिक एक्सप्रेशन, जबकि यहाँ पे 4th डिग्री एक्सप्रेशन आया है। सो आई गेस एक और लिख लेते हैं एंड देन विल बी रैपिंग अप द लेक्चर। द लास्ट इज सपोज 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो सबसे पहले बताओ कितने डिग्री का आएगा, कितने डिग्री का आएगा वो बता दो आप। द डिग्री वुड बी 5 क्योंकि 1 इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब होगा। तो अब लिख लो इसका आउटकम क्या होता है। दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, है ना। ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी
इंटू सी माइनस ए इंटू ए बी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. So you can treat these 5 popular determinants that I have written on the board as a practice for you to do them in notes. इनको आप आराम से लिख लो और इनको आप प्रूफ करना है ना. यू कैन सेंड इट इन योर इवन इन दी कमेंट सेक्शन कि आप इनको प्रूफ कर पाए कि नहीं कर पाए. इज दैट क्लियर? सो दिस वाज द रैप अप ऑफ आर दिस लेक्चर, जहां पे हम लोगों ने मेजरली जो हमने 7 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी डिटर्मिनेंट्स की उनको डिस्कस किया और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को किया है ना. डिस्कशन तो हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे. हमने मेजरली क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखा कि कैसे उन प्रॉपर्टीज को हम यूज कर सकते हैं फॉर सिंप्लीफाइंग अ डिटर्मिनेंट और डूइंग अ प्रूव दैट और अ शो दैट क्वेश्चन. और उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स की एक छोटी सी थ्योरी को पढ़ा, जहां हमने देखा कि डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन फॉलोज द सेम रूल एज वी डू इन मैट्रिसेस. पर बेसिक लेवल के क्वेश्चंस में आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड लास्टली वी सॉ अ 5 पॉपुलर डिटर्मिनेंट्स जिसको अगर हम याद कर लें इनके लुक्स को, तो इन ऑब्जेक्टिव पेपर्स एटलीस्ट है ना वी वुड बी एबल टू सिंप्लीफाई देम इन अ मच मोर फास्टर मैनर. है ना, 5 ही हैं, इनको याद कर सकते हो. So in the subsequent lectures, now that we have a decent idea about the properties of determinant, we'll be merging the theory of matrices and determinants. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स की तरफ बढ़ेंगे, जहां पे हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और वहां पे आप देखोगे डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी. देन विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, अगेन डिटर्मिनेंट से रिलेटेड होगा वहां पर. एंड देन विल फाइंड द मेथड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड. तो अब स्टार्टिंग में हमने मैट्रिसेस पढ़ा, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा इंक्लूडिंग दिस वन. अब हम दोनों टॉपिक्स को मर्ज करने वाले हैं. बट टिल देन practice a lot of questions on properties of determinant from your reference books and your notes and your material that is given to you. And I end my lecture here itself.